हेलो गाइस, मेरा नाम है लवप्रीत सिंह और स्टडी टावर चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, इससे पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिएगा, फिर ही आपको ये पार्ट दूसरा समझ आने वाला है, क्योंकि जो इसमें काफ़ी टर्म्स यूज़ होने वाली है वो पिछले पार्ट में हमने अच्छे से कवर की हैं, डिटेल में कवर की हैं। अगर आपको पहले वो आती होंगी फिर ही आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गुलाम वंश के अबाउट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ही जो पहले का पार्ट है उसमें हमने देखा था कैसे गुलाम वंश की नींव पड़ी। शुरू से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पार्ट वन का। पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम को देखा, जो पहला मुस्लिम इन्वेडर था जिसने भारत पर हमला किया था। फिर उसके बाद महमूद ऑफ गजनी के 17 अटैक्स हमने देखे। फिर जो मोहम्मद गौरी था उसके अबाउट देखा, उसकी बैटल देखी, कहाँ कहाँ तक उसने कब्जा किया। फिर हमने देखा कैसे गुलाम वंश की नींव पड़ी, उसमें कुतुबउद्दीन ऐबक को कवर किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो कुतुबउद्दीन ऐबक था उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था इल्तुतमिश, उसको हमने अच्छे से कवर किया। फिर इल्तुतमिश की जब मौत हो जाती है उसके बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है उसे गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और इसे फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाने के बाद हम देखते हैं कि कैसे रजिया सुल्तान मौके का फ़ायदा उठाती है। जब वो रिवोल्ट को दबाने के लिए जाता है फिरोज शाह, तो नोबल्स की मदद के द्वारा रजिया सुल्तान दिल्ली की जो तख्त है उस पर विराजमान हो जाती है। और फिर हम आज जाने के रजिया सुल्तान का जो पीरियड था वो कैसा रहा और कैसे कैसे उसका राज चल रहा था, उसमें क्या क्या कॉन्स्पिरेंसी हुई, क्या उसकी मौत का कारण बना, आज वो हम डिटेल में जानेंगे। और पूरा गुलाम वंश 1290 तक पूरा कवर करने वाले हैं, बलबन तक। और जो इसका लास्ट रूलर रहा वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। आज हम स्लेव डायनेस्टी को पूरी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो का अच्छे से फ़ायदा लेने चाहते हैं तब मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिस्ट्री मेंशन है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान का जो पीरियड रहा ये रहा 1236 से लेके 1240 तक, कॉमन एरा तक रहा। और ये लगभग 4 साल का कह सकते हैं, 4 साल से भी कम का इसका राजकाल रहा। और ये पहली मिडेवल भारत की मुस्लिम शासिका थी जो बनी, पहली और आखिरी। और जब ये दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुई तो इसने फीमेल वाले जो कपड़े थे, जो पर्दा सिस्टम होता था चेहरे को ढकने वाला, उसे नकारा। ये बिना फेस कवर करिए किए हुए कोट को लगाती थी। और जैसे पहले के सुल्तान थे जो हाथी की सवारी किया करते थे, शिकार किया करते थे और आर्मी को लीड भी करते थे, वैसे ही इसने किया। ये भी हाथी की सवारी करती थी जैसे पहले के सुल्तान किया करते थे, शिकार करती थी, आर्मी को लीड भी किया। इसी से जो तुर्किश नॉवेल्स थे जिसके हम अबाउट पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जो 40 नॉवेल्स होते थे जिसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, वो थोड़े से इसके साथ खफा रहने लग गए थे। काफ़ी जो कारण रहने वाले हैं, एक तो ये भी कारण था, ये पहले वाले जो सुल्तान थे जैसे मेल सुल्तान हुआ करते थे वैसे ही ये बिहेव करने लग गई, ये भी उनके आक्रोश का कारण बना। और जो नॉन तुर्क थे उन्हें ये काफ़ी भर्ती करने लगी थी, अच्छी अच्छी पोस्टों पर रखने लगी, जो ये भी मुख्य कारण बना। और इसके बाद याकूत नाम का, जिसका पूरा नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो नॉन तुर्किश स्लेव था, इसे एक अच्छी पोस्ट दे दी जो थी अमीर अख्यूर, जो इसे हम कह सकते हैं सुप्रीडेंट था। रॉयल हॉर्सेस होते थे उनका सुप्रीडेंट बना देती है। ये भी नॉन तुर्किश था, इसलिए ये भी काफ़ी उन्हें बात खड़कती है। और भी काफ़ी जो नॉन तुर्क थे उन्हें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर रजिया सुल्तान ने भर्ती किया। ये भी एक आक्रोश का कारण बन गया नोबल्स में। आप देखिए जो जो नोबल्स थे ये काफ़ी मनमानी करने लग गए थे। हमने देखा कैसे कैसे ये सुल्तान बनाते जा रहे हैं। आगे आगे अच्छे से देखेंगे और इनका खात्मा भी कैसे बन होता है, इनकी पावर कैसे कम होती है, वो भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे। बनिए रहेगा।
अब रिवोल्ट भी काफ़ी होने स्टार्ट हो जाते हैं रज़िया सुल्तान के खिलाफ। पहला जो है लाहौर का गवर्नर है, वही इसके खिलाफ काफ़ी जो मुश्किलें हैं पैदा करता है, पर उसे सक्सेसफुली रज़िया सुल्तान हरा देती है। और पहले जो इनके फादर थे इल्तुतमिश, उनके नाम से जो कॉइन्स हैं वो इशू होते थे, पर बाद में जाकर रज़िया सुल्तान ने अपने नाम पर इशू करने स्टार्ट कर दिए। ये भी काफ़ी आक्रोश का कारण रहा जो तुर्किश नोबल थे उनके बीच। और जैसे कि इतिहासकार जो इसामी सरहिंदी बदौनी ये बताते हैं कि जो याकूत के साथ संबंध थे रजिया सुल्तान के, वो भी बहुत बड़ा कॉज बने। ठीक है, जो संबंध थे वो अच्छे नहीं माने गए, इसलिए ये भी काफ़ी मेजर कॉज रहा जो नोबल्स थे उनके बीच जो आक्रोश का कारण बना। बहुत ये भी बड़ा कारण रहा एक। उसके बाद दो और स्लेव थे, एक था एतेगिन। ठीक है, इसे भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर जो अपॉइंट कर दिया रजिया सुल्तान ने। और एक और था अख्तियारदुन अल्तुनिया। इक्ता था ये, इक्ता बैराउन का इक्ता इसे लगाया गया था। इक्ता के अबाउट आप जानना चाहते हैं, वैसे तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने ये टर्म्स नई आपको लग रही हैं तो पहला पार्ट जरा जाकर जरूर देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा ये इक्ता कौन होते हैं। पहले बैरान का इक्ता लगाया जाता है। इक्ता मतलब ये किसी क्षेत्र के पर्टिकुलरली इक्ता लगा दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र का कर इकट्ठा करते हैं। जो कर इकट्ठा हो जाता है उसमें से अपना खर्चा पानी निकाल कर जो बचता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं। पहले ये बैरान का इक्ता लगाया गया था, फिर इसे ताबरे हिंद, ठीक है, ताबरे हिंद का इक्ता अपॉइंट कर दिया जाता है। और यही ऑफिसर आगे जाकर, ये दो ऑफिसर जो रजिया सुल्तान ने अच्छी अच्छी पोस्टर्स पे लगाए, यही आगे जाकर कॉन्स्परेंसी करते हैं। जो नोबल्स हैं उनके साथ मिलकर रजिया सुल्तान के साथ कॉन्स्परेंसी कर देते हैं जब वो लाहौर की कैंपेन पे गई होती है। जब रजिया वापस आती है और उसे पता चलता है कि अल्तुनिया ने उसके खिलाफ बगावत कर दी है ताबर हिंद में, वो इस बात से अनवेयर होती है कि नोबल्स भी उसके साथ मिले हुए हैं, तो अल्तुनिया ने उनके साथ हाथ मिला लिया है, ये बात उसको पता नहीं होती। और वो ताबर हिंद की तरफ मार्च कर देती है और उसका जो वफादार है याकूत, इसे मार दिया जाता है और रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लेता है अल्तुनिया। और इस बात का जब पता चलता है नोबल्स को, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो बहराम होता है, जो इल्तुतमिश का सन है, उसे गद्दी पर बिठा देते हैं। और जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वो नोबल्स अपने बीच ही बांट लेते हैं जल्दी जल्दी में। और जो अल्तुनिया है जिसने गिरफ्तार करके रखा हुआ है रजिया को, उसे इग्नोर कर देते हैं। और जो एतगन था ये भी मिला हुआ था, इसे क्या है नोबल्स मरवा देते हैं। जो जब अल्तुनिया को इस बात की खबर मिलती है तो वो काफ़ी निराश हो जाता है कि अब बात गलने वाली नहीं है, उसकी भी बारी आ सकती है, वो भी जल्दी मारा जा सकता है। और इस बात का फ़ायदा रजिया सुल्तान भी उठा लेती है। ये दोनों में समझौता हो जाता है, रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती है। और शादी कर कर दोनों जो हैं समझौता कर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं कि अब दिल्ली को वापस जाते हैं। ठीक है, ये जो आप तस्वीर में ये राइट साइड जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये बठिंडा किले की है, जो ताबर हिंद का, तब उसका नाम था ताबर हिंद था। यहाँ का जो इक्ता था अल्तुनिया। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे कि वो वापस जा रहे होते हैं और जो बहराम है वो आर्मी लगा देता है अल्तुनिया और रजिया के खिलाफ, और हरियाणा के कैथल में दोनों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे जो बहराम है वो बनता है अगला सुल्तान बनता है। उसके अबाउट भी आगे जाकर देखेंगे, नोबल्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। इसी तरह जब बहराम शाह बन जाता है और ये दोनों में ना स्ट्रगल्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो नोबल्स हैं और जो सुल्तान हैं दोनों आपस में भिड़ने स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरी पावर तुमसे ज़्यादा है। इस चक्कर में दोनों में जो है, इनमें खुद में भी जो नोबल्स हैं खुद में भी इनमें खटास डल जाती है। ठीक है, एक दूसरे से ही कहते हैं कि मेरी पावर तेरे से ज़्यादा है, मेरी तेरे से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। और ये जो बहराम है इसे अपनी ही आर्मी के द्वारा 1242 में मार दिया जाता है। इसका लगभग 2 साल तक राज चलता है। आगे जो हैं जो नोबल्स हैं किसे बनाते हैं, वो बनाते हैं जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो हमने देखा था
जो कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, हमने देखा था इल्तुतमिश का जो बेटा है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह हमने कवर किया था ना, इल्तुतमिश का बेटा, उसके बेटे का फिरोज शाह का बेटा है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसे जो है नेक्स्ट रूलर बना देते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि एक हिसाब से ये पोता होता है किसका, इल्तुतमिश का। इसे चूज़ करते हैं, पर ये भी एक हिसाब से भूखा होता है, ये कहता कि मुझे पावर ज़्यादा मिले, पर इसकी इस बात से तंग आ जाते हैं नोबल्स और इसे भी जल्दी रिप्लेस कर देते हैं नसरुद्दीन से। नसरुद्दीन को बना देते हैं 1246 में। और ये जो नसरुद्दीन है इस पर बहुत बड़ा हाथ होता है बलबन का, और बलबन ये जो 40 नोबल हैं उनमें से ही एक है, और ये नसरुद्दीन मोहम्मद है, ये जवाई भी है बलबन का, ठीक है, इसलिए काफ़ी सपोर्ट होती है। और ये ग्रैंडसन भी होता है इल्तुतमिश का, जिसके कारण इसे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है बलबन को। सीधी हाँ, एक हिसाब से सीधा जो पावर है वो बलबन के हाथ में ही जाने वाली है, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो खुद को नायब जो है घोषित कर देता है। इस तरह से पावर काफ़ी जो है सारी की सारी जो हैंडल करता है वो बलबन करता है। महमूद एक हिसाब से ये नसरुद्दीन तो मोहरा होता है, ठीक है। 1265 में महमूद डाई हो जाता है, मर जाता है। कहा तो ये भी जाता है जो बलबन है इसने ही जहर दी थी नसरुद्दीन को गद्दी हथियाने के लिए, और 1265 में जाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर रहने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बलबन, जिसका राज चलता है 1260 और 1286 में। ये लास्ट एक हिसाब से लास्ट जो अच्छा रूलर है यही रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी एक हिसाब से खूंखार भी कह सकते हैं और समझदार भी कह सकते हैं, तजर्बे वाला भी कह सकते हैं, जिसके कारण इसका राज इतना टाइम चल जाता है। देखते हैं कैसे, क्योंकि आपको पता है मैं बता चुका हूँ ये जो नोबल्स थे उनका ही हिस्सा था, उनमें से एक था, इसलिए इसे काफ़ी तजर्बा था। वो एक्सपीरियंस के कारण इसे पता था जो दिल्ली की गद्दी है इसे किससे खतरा है। ये जानता था जो नोबल्स हैं इनसे ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये भी में तो उनमें से कभी एक था, इसलिए इसे अच्छा खासा पता था। तो इसने पहला काम यही किया, जो नोबल्स थे उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया, काफ़ी सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली, और इसने कहा जो सुल्तान होता है वो एक हिसाब से गॉड की शैडो होता है। इसने खुद को टैग दिया ज़िले इलाही का, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़िले इलाही का खुद को टैग दिया, और निभायत खुदाई कहा कि जो सुल्तान होता है उस पर भगवान की अच्छी खासी कृपा होती है, ठीक है। इस तरह से इसने खुद को निभायत खुदाई और ज़िले इलाही का टैग दिया। और जो इल्तुतमिश की फैमिली के जो और बाकी बचे मेंबर थे उन्हें भी मरवा देता है। वो इसलिए मार देता है क्योंकि आगे जाकर जो जो नोबल्स हैं कहीं उनमें से किसी को खड़ा ना कर दें कि ये असली हकदार है गद्दी का, इसलिए ये बहुत आगे की सोचता था। इसने इल्तुतमिश की सारी फैमिली के मेंबर को मरवा देता है। ये इससे काफ़ी शौक भी लगता है जो नोबल्स हैं उन्हें। और जो बलबन है ये दो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है ताकि जो सुल्तान है कोर्ट में उसकी स्पिरिटी दिखे। ये पैबोज और सिजदा ये दो इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम हैं इन्हें इंट्रोड्यूस करता है। पैबोज क्या होता है, जो सुल्तान के फीट हैं उन्हें चूमना होता है ताकि उसे क्या है रिस्पेक्ट दी जाए एक हिसाब से, और सिजदा उन्हें झुककर सलाम किया जाए ताकि इससे सुल्तान की स्पिरिटी दिखती रहे सबको कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को दिखाने के लिए ये दो सिस्टम चलाता है कि यही फॉलो करेंगे आज के बाद। और आगे चलकर इसने एक और डिसिप्लिन का काम किया, अनुशासन का काम किया। इसने क्या किया, कोर्ट में सबको कोई भी मजाक करने से या हंसने से सबको मना कर दिया, और कोर्ट में किसी को भी वाइन या शराब कह सकते हैं नहीं दी जाएगी ताकि कोई भी नॉन सीरियस मूड में ना दिखे कोई भी पर्सन। और इसने जो नोबल्स थे वही नोबल्स रखे जिन जो अच्छे मतलब कि उसके साथ आज्ञाकारी थे, ओबीडेंट थे, जो वफादार थे, सिर्फ उनको ही रखा, और जो बाकी के थे उसे फेयर या अनफेयर तरीके से उन्हें एलिमिनेट कर दिया, मरवा दिया या अपने रास्ते से किसी ना किसी तरह से हटवा दिया। और इसने बहुत अच्छा खासा
स्पाई सिस्टम, जासूस सिस्टम कायम कर लिया। हर एक डिपार्टमेंट में इसने जो जासूस है उसे तैनात कर दिया, ताकि हर एक डिपार्टमेंट की इसे अच्छी खासा ज्ञान रहे कि कौन उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, ताकि उसे दबा सके। क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस था, ये भी जो चालगनी थी, जो 40 नोबल थे, उनका एक हिस्सा था, इसलिए इसे सब कुछ पता था कि कौन कहाँ क्या कर सकता है। इसलिए इसने हर एक डिपार्टमेंट में स्पाई सिस्टम लागू कर दिया। हर एक डिपार्टमेंट ने अपना जासूस तैनात कर दिया, ताकि इसे हर खबर मिलती रहे। और इसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी है उसे मतलब कि बनाया, ताकि वो जो बाहरी हमले हैं, क्योंकि ये सुल्तान तो बन गया था, पर काफ़ी जो खतरा है गद्दी पर मंडरा रहा था सुल्तान की। एक तो लुटेरे आसपास ही बहुत पैदा हो गए थे और काफ़ी रिवोल्ट भी करने लग गए थे, और जो मंगोल थे उनका भी खतरा मंडरा रहा था। काफ़ी बार जो हैं वो आसपास इलाकों में देखने को मिल जाते थे, उनका भी बहुत बड़ा खतरा था जो दिल्ली की सल्तनत थी उसे। तो इसने एक बहुत अच्छी जो है आर्मी कह सकते हैं उसे रखा, आर्मी बनाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड। और इसने फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, इसने रीऑर्गेनाइज्ड करा दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है इसने स्टार्ट किया, और दीवाने अनजरत इसमें था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, दोनों को अलग कर दिया। दोनों अलग अलग जो हैं काम करेंगे। और इसने ब्लड और आयरन की जो है पॉलिसी अपनाई। इसमें क्या था, मारो और राज करो वाली जो नीति है इसने अपनाई। ये स्पाई सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा स्पाई सिस्टम जो इसने रखा, ताकि ये पहले से ही सबके अबाउट इसको पता हो कि कौन कौन सी इसके खिलाफ जो है चालबाजी करी जा रही है, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, सब इसको पहले से पता हो। इसलिए इसने अच्छे से स्पाई सिस्टम मेंटेन करके रखा। और जो नॉर्थ वेस्ट था वहाँ पे मंगोल्स फिर रीअपीयर्ड हुए, तो उनको दबाने के लिए इसने अपने बेटे को जो भेजा उनके खिलाफ, जिसका नाम था महमूद। और ये उनके साथ बैटल करते हुए महमूद है मारा जाता है। इसका बहुत बड़ा झटका लगता है बलबन को। यही कारण बनता है कि वो 1287 में जाकर जो बलबन की मौत हो जाती है, वो इस जो घटना है इसको सह नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत प्यारा इसका बेटा था। इसके मरने का बहुत बड़ा जो इसे झटका लगता है, और 1287 में ये भी मर जाता है। ठीक है, ये था बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर था। इसके अबाउट जो जो हमने इम्पॉर्टेंट जो काम देखे हैं फिर दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक फेस्टिवल रह गया था जो इसने इंट्रोड्यूस किया था, पर्शियन फेस्टिवल नारोज। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर दोहरा लेते हैं बलबन ने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, इसने एक तो स्पाई सिस्टम बहुत अच्छा जो है हर एक डिपार्टमेंट में अपना जासूस छोड़ दिया। इसने खुद को टैग दिया ज़िले इलाही और निभायत खुदाई का। और इसने जो इल्तुतमिश है उसके सारे फैमिली मेम्बर को मार दिया है। और इसने 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं, सिजदा और पैबोस। और एक इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया है, पर्शियन फेस्टिवल नारोज, इसके अबाउट भी याद रखिएगा। और इसने डिसिप्लिन भी मेंटेन किया, और जो नोबल्स थे उनकी पावर को भी कम किया। ठीक है, और जो बहुत ओबिडेंट थे उन्हें ही रखा। नो, ये पढ़ चुके हैं, स्पाई सिस्टम मेंटेन किया, और बहुत अच्छी जो है आर्मी भी बनाई इसने। और दोनों जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट हैं, दोनों को अलग किया। दोनों के नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्या क्या रखे थे। कौन सा इसने रीऑर्गेनाइज्ड किया था, दीवाने अर्ज को इसने रीऑर्गेनाइज्ड किया था। और इसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी को अपनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1287 में ये मर जाता है। इसके बाद कैकुआ बाद आता है, ये इनकैपेबल रूलर हैं इसके बाद जो आएंगे। ठीक है, 1290 में इनका जो लगभग है स्लेव डेंसिटी है सारी ख़त्म हो जाती है। 1290 में पूरी तरह स्लेव डेंसिटी का अंत हो जाता है। इसके बाद खलजी डेंसिटी आती है। ये जो ग्रैंड सन था कैकुआबाद, इसके अबाउट भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बलबन का ग्रैंड सन था, और इसे जब थ्रोन पर बिठाया जाता है, ठीक है, नोबल्स के द्वारा, बट जल्दी ही इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। कैमूर इसका सन है, कैमूर कैकोबाद। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन कभी बन जाए
कि स्लेव डेंसिटी का लास्ट रूलर कौन था। तो कैकोआबाद और कैमूर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से एक दिया होगा, कैकोआबाद दिया होगा या कैमूर दिया होगा। दोनों में से जो भी आंसर में, जो ऑप्शन में गिवन होगा उस पर टिक करेंगे। ठीक है। जो फिरोज था 1290 में, फिरोज को कैमूर है इसे जो कमांडर बना देता है आर्मी का, और इससे जो तुर्किश नोबल होते हैं वो काफ़ी खफा हो जाते हैं, और इसके कारण ही जो ये जो इसका फ़ायदा उठा लेता है जो फिरोज खिलजी है, यही आगे जाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनता है, जिससे खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है। इस तरह से जो है स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। ये मार देता है, जो फिरोज है ये कैमूर को मार देता है और दिल्ली की थ्रोन को हथिया लेता है। यहीं से खलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अगले लेक्चर में हम खलजी डायनेस्टी के अबाउट पढ़ेंगे। आगे आगे जैसे जैसे डायनेस्टी आती जाएंगी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले का लेक्चर है उसमें मैंने जो दिल्ली का सल्तनत है 1526 तक सबका एक बार ओवरव्यू दे दिया है कि कौन कौन से आने वाली हैं। ऐसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थ्योरी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी पर अच्छे से फोकस करेंगे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनेगा हमें पता होगा। ठीक है। थ्योरी बहुत ज़रूरी है। करने को तो हम एक एक पॉइंट भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पर उससे अच्छे से दिमाग में आएगा नहीं। पूरी अच्छी से थ्योरी पर फोकस करेंगे। ठीक है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे भी ऐसे ऐसे, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ही लेक्चर डिटेल में बनाया जाए तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हमारी जो वीडियो है इसको सभी जगह अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी जगह शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हम मुझे FB पेज भी बना हुआ है स्टडी टावर का, वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। और भी जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये आपका कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC है, PCS है, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी रेलवे का है, SSC का है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री वर्ड मेंशन है सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और आपके फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगले पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।